नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र लगा रहे हैं राजनीति विज्ञान का, और उसमें भी हम लोग का स्वतंत्रता और समानता का चैप्टर चल रहा है। और अभी तक 2-3 वीडियो आप देख चुके हैं, आज ये तीसरी वीडियो है। तो देखिएगा, शुरुआत करेंगे। 61वां क्वेश्चन है, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लेबर शब्द से हुई है। जो शब्द लिया गया है कहाँ से? तो फ्रेंच है, लैटिन, ग्रीक, जर्मन। दोस्तों, तो वह कहाँ है? लैटिन भाषा से। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था। क्या विश्वास था? कि राज की आज्ञा को सदैव मानना चाहिए, कि राज के आदेश में संप्रभुता और नैतिकता का समावेश होना चाहिए, अंतरात्मा का आदेश राज के आदेश से ऊपर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अंतरात्मा का आदेश जो है राज के आदेश से क्या होता है? ऊपर माना है। ठीक है, डेविड थोरो से ही गांधी जी भी प्रभावित थे। ठीक है, कौन? गांधी जी। ठीक है, पर प्रभाव था डेविड थोरो का। देखेंगे इसकी व्याख्या थोड़ी सी। हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था कि अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश के ऊपर है। थोरो ने 1848 ईस्वी में लिखे एक निबंध सिविल डिसओबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा में यह तर्क दिया था कि जब अपनी ही सरकार अन्याय करने लगे तो जनता को उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। 63वां प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार एक नैतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है? दोस्तों, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमारा, वह एक तरीके से नागरिक अधिकार है। ठीक है, नागरिक अधिकार है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है और कन्फ्यूज़न बहुत होती है इसमें। तो देखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है यानी कि सिविल राइट है। स्वतंत्रता के अधिकार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व और समाज के विकास की संभावना नहीं होती है, संभव नहीं होती है। लास्की क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता से तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने तरीके से बिना किसी बाहरी बंधन के अपने जीवन का विकास कर सके। ठीक है, नागरिक अधिकारों में स्वतंत्रता के साथ साथ जीवन का अधिकार, राजनीतिक समानता का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार एवं आर्थिक समानता का अधिकार भी समाहित होता है। ठीक है, अगला देखिएगा। 64वां प्रश्न है, लास्की ने स्वतंत्रता के किस रूप को माना है? दोस्तों, तो पूर्ण स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, नियंत्रण के अभाव या राजनीतिक शक्ति? तो लास्की का जो स्वतंत्रता का विचार है, उनके विचार में यह नैतिक शक्ति के रूप में मानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। इनकी व्याख्या देखिएगा कि स्वतंत्रता के विषय में लास्की का विचार समय समय पर परिवर्तित होते रहे हैं, परंतु अंत में वे जो स्वतंत्रता पर ग्रीन के विचारों का समर्थन करने लगते हैं। ठीक है, तो क्या था वह कि इनके अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का नैतिक विकास करना ही क्या है? स्वतंत्रता है। ठीक है, ठीक है, स्वतंत्रता क्या है इनके अनुसार? कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या करना? विकास करना। 65वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं, स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं, स्वतंत्रता और समानता असंगत है, स्वतंत्रता और सत्ता विरोधी है। दोस्तों, तो स्वतंत्रता और समानता क्या है? पूरक है। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये होता है। देखिएगा, स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इसके समर्थक कौन कौन है? रूसो, ग्रीन, आर.एच. टॉनी हैं, लास्की हैं, मैकफर्सन आदि विद्वान रहे हैं। स्वतंत्रता और समानता दोनों का ही उद्देश्य मानवीय व्यक्तियों का उच्चतम विकास है। स्वतंत्रता जहां एक तरफ व्यक्तियों के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध को स्वीकार करते हुए उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करती है, तो वहीं दूसरी ओर समानता सभी को समान अवसर प्रदान करती है। अतः स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के सहायक व पूरक और परस्पर विरोधी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा ल्यूसियन पाई का राजनीतिक विकास की अवधारणा आधार स्तंभ नहीं है? ल्यूसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का, तो स्वतंत्रता, समानता और क्षमता और विभिन्नीकरण। दोस्तों, यहाँ पर इनके विचारों में स्वतंत्रता जो है विचार नहीं शामिल है। देखिएगा, ल्यूसियन पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था में समानता, क्षमता यानी कैपेसिटी और संरचनात्मक विभेदीकरण, जिसको स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन से संबंधित बताया है। स्वतंत्रता ल्यूसियन पाई का राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं, यानी स्वतंत्रता शामिल नहीं है उसमें। अन्य महत्वपूर्ण तत्व है कि राजनीतिक विकास की अवधारणा राजनीतिक शास्त्र में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई थी। जो राजनीतिक विकास की अवधारणा है या राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा है, ठीक है ना, ये सब अवधारणाएं नहीं है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा, संस्कृति, ये सारी अवधारणाएं कुछ नहीं है। आजकल एक आ रहा है जियो पॉलिटिक्स आ रहा है, ठीक है ना, जियो पॉलिटिक्स है, ग्रीन पॉलिटिक्स है, ठीक है, ये सारी अवधारणाएं अभी नए टाइप की हैं।
तो अभी और भी चीज़ें जब शामिल होगा तो ये सभी देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा इसमें। राजनीति के विकास का अध्ययन करने वाले अन्य राजनीतिक विचारक कौन कौन से हैं? डेविड ईस्टन हैं, डेविड डेप्टर है, कोलमैन है, माइनर वीनर हैं, रिग्स हैं, ला पॉलोम्ब्रा हैं आदि हैं। माइनर वीनर ने भारत के राजनीतिक विकास का अध्ययन किया है, ठीक है। माइनर वीनर को आप पढ़ते भी हैं, वीनर संविधान भी इनका प्रचलित है। 67 क्वेश्चन है, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों समानता, समर्थता, विभेदीकरण, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी जस्ट ऊपर पढ़ा ना आपने, इसमें उसमें लिखा था कि स्वतंत्रता है क्या इनके राजनीतिक मुख्य विशेषताएं, तो स्वतंत्रता नहीं था, तो ये तीनों शामिल है, उपरोक्त सभी। 68वां प्रश्न है, समानता स्वतंत्रता की तरह ही एक चीज़ नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन इस बात से सहमत नहीं हूँ कि समानता के उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। किसका कथन है दोस्तों? तो मैजनी है, लास्की है, वॉल्टियर, जॉन मिल्टन है। दोस्तों यहाँ पर लास्की हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिएगा, लास्की कहते हैं कि डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता समानता का परस्पर विरोध ही समझा गया है। समझ रहे हैं? किंतु यह एक गलत निष्कर्ष है। उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप से लेने के कारण ही ऐसा किया गया है। इसी तरह लास्की ने स्वतंत्रता और समानता के एक दूसरे का पूरक बताया है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। लॉर्ड एक्टन अपने चिंतकों के उत्तरार्ध में स्वतंत्रता और समानता के संबंधों के बारे में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं। तब इन्होंने लिखा कि विरोधाभास यह है कि समानता और स्वतंत्रता, जो कि परस्पर विरोध विचार के रूप में प्रारंभ होते हैं, विश्लेषण करने पर एक दूसरे के लिए आवश्यक हो जाते हैं। यह सत्य है कि समानता के अर्थ का उचित व्याख्या स्वतंत्रता के संदर्भ में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है भैया 69, यह किसने कहा कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है? ठीक है, यह कथन कौन बोलता है? तो लास्की है, R.H. टॉनी है, R.H. सोल्टाउ है, G.D.H. कोल है। दोस्तों तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? R.H. टॉनी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिएगा, R.H. टॉनी ने कहा है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए क्या है? घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है। लास्की, पोलार्ड और डॉक्टर आशीर्वाद और टॉनी आदि सभी विद्वान स्वतंत्रता समानता के एक दूसरे का क्या मानते हैं? पूरक मानते हैं। इन लोगों का मानना है कि जिस राज्य में समानता नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं रह सकती है। पूरक का मतलब यही है कि दोनों को एक दूसरे का साथ मानते हैं, पूरक मानते हैं कि एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना पहला नहीं। इस संदर्भ में टॉनी का कहना है कि समानता एक बड़ी मात्रा में स्वतंत्रता का विरोध न हो करके उसके लिए आवश्यक है। आशीर्वाद क्या कहते हैं? डॉक्टर आशीर्वादम कि फ्रांस के क्रांतिकारी न तो पागल थे और न ही मूर्ख, उन्होंने समानता एवं भ्रातृत्व का नारा लगाया था। पोलार्ड क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता की समस्या की केवल एक ही हल है और वह है समानता में निहित होना। अगला प्रश्न आएंगे 70वां प्रश्न है, समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। कौन बोलता है? डायसी, लास्की, मैकाइवर, आइवर जेनिंग्स हैं। दोस्तों तो यहाँ पर लास्की महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिएगा, लास्की की प्रसिद्ध पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा है कि समानता का तात्पर्य कदापि नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्रदान की जाए। समानता का अर्थ, प्रथम अर्थ यह है कि विशेषाधिकारों का अभाव और दूसरा अर्थ यह है कि सभी के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। ठीक है, यही बात जो है अभी के संविधान में भी है कि विशेषाधिकारों का अभाव माना जाता है। दो चीज़ें हैं, क्या क्या दो चीज़ें हैं? विशेषाधिकारों का अभाव माना जाता है और दूसरा चीज़ है कि सभी को समान अवसर दिए जाए। ठीक है, ये तो यही समानता का तात्पर्य है। 71वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसने कहा है कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है? तो लास्की है, क्रॉसलैंड है, हीगल, ग्रीन। तो यहाँ पर एक दूसरे को पूरक मानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरक मान रहे हैं, तो लास्की हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा 72वां प्रश्न है, सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित किसके द्वारा की गई थी? तो अरस्तु है, हीगल, ग्रीन, लास्की है। दोस्तों तो यह ग्रीन हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिएगा, ग्रीन की धारणा है कि स्वतंत्रता नकारात्मक नहीं है, वह सकारात्मक है। इसमें बंधनहीनता पर इतना बल नहीं दिया गया है जितना कि व्यक्ति को करने योग्य कार्यों को करने और योग्य वस्तुओं को भोगने की शक्ति पर। हीगल की स्वतंत्रता की धारणा क्षमता के समकक्ष है, वह स्वतंत्रता को राज्य के अनुचर बना देते हैं। ठीक है, 73वां प्रश्न है, ग्रीन की स्वतंत्रता संबंधी विचार मुख्यतः प्रभावित हैं किससे?
अरस्तु से, प्लेटो से, हीगल से, सभी से। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रीन का जो स्वतंत्रता संबंधी विचार है वह हीगल से जो है प्रभावित है। ऑप्शन सी राइट होगा। देखिएगा ग्रीन की स्वतंत्रता सभी विचार जो है हीगल से प्रभावित है, क्योंकि हीगल समान ग्रीन भी मानते हैं, हीगल के समान ग्रीन भी मानते हैं कि स्वतंत्रता का स्वरूप सकारात्मक है। ये दोनों लोग क्या मानते हैं कि स्वतंत्रता का स्वरूप कैसा है, सकारात्मक है, और जिसकी प्राप्ति में राज्य में और उस जीवन में भाग लेकर ही की जा सकती है। मतलब राज्य को यहाँ पर आवश्यक बताते हैं, यार राज्य आवश्यक है, मतलब इसके पॉजिटिव वे पर ये लोग ध्यान देते हैं, पॉजिटिव थिंग्स पर ध्यान देते हैं। 74वां प्रश्न देखिएगा, समानता के उदारवादी विचार निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूपता नहीं है? तो कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। तो समानता का जो उदारवादी विचारधारा है उसमें जो आर्थिक समानता वह शामिल नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। देखिएगा इसकी व्याख्या, उदारवादी विचारधारा स्वतंत्र आर्थिक नीति का पक्षधर है। ठीक है, किसका? स्वतंत्र आर्थिक नीति का पक्षधर है। इसका सिद्धांत है स्वतंत्र छोड़ दो, अर्थात यह राज्य के हस्तक्षेप को कम से कम समर्थन करने को कहता है और व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानता है। ठीक है ना, तो व्यक्ति को जो है मतलब खुला छोड़ने की बात करता है, स्वतंत्र छोड़ने की बात करता है कि व्यक्ति खुद एक विवेकशील प्राणी है तो वह खुद ही अपना विकास कर लेगा और समाज का भी। अतः उदारवादी विचारधारा आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक है, न कि आर्थिक समानता का। आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक है, आर्थिक समानता का नहीं। तो यहाँ क्या दिया था? आर्थिक समानता, ये होता आर्थिक स्वतंत्रता, तो जो है इसका पक्षधर ये हो जाता। ठीक है, अगला देखिए 75वां प्रश्न है, यह कथन किसका है कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है? तो देखिए गांधी जी हैं, लास्की, मिल, जेफरसन है। तो दोस्तों यह जेफरसन है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, थॉमस जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के मुख्य लेखक भी थे, कि कभी पूछ सकता है। ठीक है, तो उन्होंने ये कथन कहा है। अगला देखिएगा 76वां प्रश्न है, ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया है उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी है। तो कौन कहता है दोस्तों यह? तो जेफरसन महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा जेफरसन लिखते हैं, जिस ईश्वर ने हमको जन्म दिया है उसी समय हमें स्वतंत्रता भी मिली है। रूसो क्या कहते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं, स्वतंत्रता मानव का परम आंतरिक तत्व है और मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। लास्की क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण के संचरण से है जिसके अंतर्गत मनुष्य को अपने सर्वोत्तम रूप में प्रकट होने का अवसर मिलता है। एडिसन क्या कहते हैं? जब स्वतंत्रता चली जाती है तब जीवन निस्तेज हो जाता है और उसका कोई उत्साह नहीं रहता है, मतलब बिना कार्य रह जाता है, माफ़ करिएगा। पैट्रिक हेनरी क्या कहते हैं? मुझे स्वतंत्रता दो अथवा मृत्यु। विनोबा भावे का कथन है कि स्वतंत्रता जन्म सिद्ध हक ही नहीं कर्म सिद्ध हक भी है। अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं? जो लोग दूसरों को आज़ादी नहीं देते हैं उन्हें खुद भी इसका हक नहीं है। 77वां प्रश्न देखिएगा, अगला है, ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया है उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। तो कौन बोलता है दोस्तों? तो ये जेफरसन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसके द्वारा निम्नलिखित स्वीकार किया गया है कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं? ठीक है, तो सरदार पटेल बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तात्या टोपे, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। तो दोस्तों यह अमेरिकी स्वतंत्र की घोषणा पर यह जो है बताया जाता है। तो 4 जुलाई 1976 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 राज्यों के संयुक्त घोषणा पत्र में यह कहा कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 79वां क्वेश्चन है, आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? आनुपातिक समानता, तो अरस्तु, रूसो, मार्क्स, रॉस। तो दोस्तों आनुपातिक समानता सिद्धांत का प्रतिपादक मानते हैं आप अरस्तु को। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिएगा आनुपातिक समानता का सिद्धांत राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने प्रतिपादित किया है। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करना चाहिए। ठीक है, राज्य को अपने नागरिकों को महत्व व योग्यता की दृष्टि में रखते हुए उनमें राजनीतिक पदों, सम्मानों, अन्य लाभों तथा पुरस्कारों का बंटवारा न्यायपूर्ण व अनुपातिक ढंग से करना चाहिए, क्योंकि इसमें विषम वितरण से ही राज्य में असंतोष उत्पन्न होगा। मतलब इस तरीके से बांटे कि असंतोष उत्पन्न ना हो।
अरस्तु की प्रसिद्ध कृति क्या है? पॉलिटिक्स। अरस्तु को संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है। देखिए क्या क्या हो गया, संविधानवाद का जनक भी कहते हैं उनको, और फिर क्या कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान का जनक भी माना जाता है। इसके बाद आनुपातिक समानता के सिद्धांत का भी जनक मानते हैं इनको, प्रतिपादक मानते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई, याद रखिएगा। और रूसो का कथन क्या है कि मनुष्य स्वतः उत्पन्न होता है और वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ। ये तो बहुत बार पूछता है, रिपीट करता है, इंपॉर्टेंट भी है। रूसो ने समान इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। रूसो की प्रसिद्ध कृति क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध कृति क्या है? द थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसके अंतर्गत वो वितरणात्मक न्याय का समर्थन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 80वां प्रश्न है, आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है दोस्तों? तो वह कौन हो जाएंगे? अरस्तु महोदय। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 81वां प्रश्न देखिएगा, 81। अरस्तु द्वारा विकसित वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? दोस्तों यह वितरणात्मक न्याय था जो अरस्तु का, वह आनुपातिक समानता, समान स्वतंत्रता का कानून, उपयोगिता का सिद्धांत, व्यवहारिकता पर। तो 2 वितरणात्मक न्याय था उनका, वह आनुपातिक समानता पर आधारित था और इसका वह प्रतिपादन भी करते हैं। आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है दोस्तों? ऑप्शन ए ही राइट हो जाएंगे, अरस्तु महोदय। 83rd क्वेश्चन है, रूसो के राजनीतिक विचारों निम्नलिखित में से किसमें उल्लेख मिलता है? यथार्थ इच्छा में है, वास्तविक इच्छा, सामान्य इच्छा, उपरोक्त सभी में। तो रूसो के जो राजनीतिक विचार हैं वह सामान्य इच्छा का प्रतिपादन करते हैं। रूसो सामान्य इच्छा के बारे में बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है कि क्रांति का मुख्य कारण बोल रहे हैं कि वह सदैव किसमें होगा? असमानता में। बार्कर है, सेबाइन, अरस्तु, सिनक्लेयर। तो दोस्तों यहाँ पर अरस्तु हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिएगा कि अरस्तु ने क्रांतियों के 2 प्रकार बताए हैं, सामान्य कारण और विशिष्ट कारण। अब देखिएगा, अरस्तु ने सभी क्रांतियों के मूल मनुष्य की समानता की कामना को पाता है। ठीक है, जो क्रांतियाँ होती हैं उसका मुख्य आधार जो है वह समानता के आधार पर ही होती हैं। जितनी भी क्रांतियाँ होती हैं, ऐसा कौन मानता है? अरस्तु कहते हैं ऐसा। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य की सबसे तीव्र भूख की समानता तथा न्याय की है। अब उसमें से भी जो है भूख की समानता और न्याय की समानता के चक्कर में ही सबसे ज़्यादा क्या होता है कि युद्ध या क्रांतियाँ होती हैं। जब उसकी यह भूख तृप्त नहीं होती है तो अपने चारों ओर विषमताओं का बोलबाला देखता है। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, भूख होगी व्यक्ति को तो चारों तरफ विषमताएँ या भिन्न भिन्न तरीके की क्रियाकलाप या कहेंगे कि क्रांति का माहौल बन सकता है। ठीक है, तो वह अपने हाथों में तलवार उठा लेता है। ठीक, समझ रहे बात को, समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए गलत है? व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? अच्छा, व्यक्तित्व कौन सा स्वतंत्रता के लिए क्या गलत है? देखिएगा, सभी प्रतिबंधों का अभाव, कुछ खास प्रकार के प्रतिबंधों का लागू होना, कानून का शासन, सामाजिक व्यवहार का परिचालन के लिए कानून का क्रियान्वयन होना चाहिए। कौन सा व्यक्तित्व जो है स्वतंत्रता के लिए, व्यक्ति का मतलब है कौन सा वाक्य है, ऐसा समझ लें आप, कौन सा वाक्य जो है इसके लिए गलत है। तो देखिएगा, सभी प्रकार के बंधनों का अगर अभाव कर दिया जाएगा, ठीक है, तो यह गलत है। तो यह क्या हो जाएगा? अराजकता की स्थिति आएगी, अराजकता जिसको बोलते हैं आप, ठीक है ना, अराजकता की स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। देखेंगे इसकी व्याख्या, व्यक्ति की स्वतंत्रता यदि सभी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाए तो यह स्वतंत्रता के नकारात्मक धारणा की होगी, जो स्वतंत्रता को बलवान, निर्बल, धनवान और निर्धन सबको खुला छोड़ देती है, जिसकी आड़ में बलवान निर्बल को और धनवान निर्धन को अवश्य सताएगा। ठीक है भाई, सभी छूट पे रहेंगे तो क्या है, अपना जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को दबाएगा। निर्बल और निर्धन को सच्ची स्वतंत्रता दिलाने के लिए बलवान और धनवान पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि समानता में जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में सभी प्रकार के बंधनों का अभाव नहीं होना चाहिए, तो कुछ प्रतिबंध लागू होना बहुत जरूरी होते हैं। अगला देखिएगा, 86वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया है? स्वतंत्रता और समानता के मध्य क्या संतुलन की बात कौन करता है, यानी कि संतुलन, सबसे ज़्यादा संतुलन कौन बनाता है? रॉबर्ट नॉजिक हैं, F.A. हेयक हैं, जॉन रॉल्स, एंटोनियो ग्राम्शी हैं। दोस्तों तो यहाँ पर जॉन रॉल्स महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है,
देखिएगा, स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सिद्धांत जॉन रॉल्स ने दिया है। रॉल्स अमेरिकी मूल के प्रसिद्ध उदारवादी राजनीतिक दार्शनिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में रॉल्स ने क्या लिखा है, स्वतंत्र सामाजिक न्याय की संकल्पना को प्रस्तुत किया है। ठीक है, सामाजिक न्याय की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं कौन, रॉल्स। 87वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता इसके अलावा कुछ और नहीं है, कुछ नहीं है उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। ठीक है, विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है, उदारवाद है, समाजवाद है, बहुलवाद है, फांसीवाद। तो दोस्तों यहाँ पर उदारवाद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। देखिए, स्वतंत्रता इसके अलावा कुछ और नहीं है जो उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। देखिएगा, स्वतंत्रता इसके अलावा कुछ और भी नहीं है जो उसकी इच्छा को प्रोत्साहित करता है जो विनम्र व्यक्ति के अनुदिष्ट अंतःकरण के आधारित हो। यह कथन स्वतंत्रता की उदारवादी धारणा का अभिव्यक्त करता है। इसके अनुसार यहाँ से देखिएगा, स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिससे उसके सामाजिक जीवन का निर्माण होता है तथा यह व्यक्तित्व के विकास का प्राथमिक शर्त है। उदारवाद के अनुसार राज्य साधन है तथा व्यक्ति क्या है, साध्य है। अतः राज्य को व्यक्ति की इच्छा को प्रोत्साहित करते हुए उसकी स्वतंत्रता में क्या करना चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। दोस्तों इसको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिएगा, राजनीतिक समानता है, सामाजिक समानता है, आर्थिक समानता, कानूनी समानता, फिर कानूनों की समझ समानता, शोषण का अंत, एक व्यक्ति का मत है, भेदभाव का अंत। तो यहाँ पर मिलाना शुरू करिए। तो राजनीतिक समानता जो है किससे संबंध हो जाएगी, समता या समानता, तो यह एक व्यक्ति एक मत की बात करे जब। ठीक है, यानी कि किसी को विशेषाधिकार ना दे करके पता चले कोई व्यक्ति 2 मत दे रहा है। इसके बाद सामाजिक समानता की बात करेंगे तो वह भेदभाव का अंत होता है। ठीक है ना, सभी को समान अवसर की बात जिसमें की जाती है। आर्थिक समानता होता है जिसमें शोषण का अंत किया जाए। और कानूनी समानता का मतलब है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान माने जाएंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा 3, 4, 2, 1 आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, 3, 4 और 2, 1। ठीक, ऑप्शन बी। अगला देखिए, यहाँ दिया भी है, राजनीतिक समता एक व्यक्ति का मत, सामाजिक समता भेदभाव का अंत और आर्थिक समानता शोषण का अंत, कानूनी समता कानून की समझ समानता। अगला देखिएगा प्रश्न भाई, समानता के संदर्भ में पुरस्कार का सिद्धांत निहितार्थ है किसमें, मेधा अथवा दक्षता के आधार पर कोई भी भेद नहीं होना चाहिए, मेधा अथवा योग्यता पर अन्य की तुलना में यथोचित विचार किया जाना चाहिए, वंचितों को विशेषाधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, पुरस्कार का सिद्धांत क्या है जो समानता के संदर्भ में, पुरस्कार का सिद्धांत ये होता है जो योग्यता है, योग्यता और मेधा पर अन्य की तुलना में यथोचित विचार किया जाना चाहिए। मतलब जो निर्बल व्यक्ति हैं उनके बारे में विचार किया जाना चाहिए। देखिएगा कैसे, ऑप्शन बी राइट है। समानता का तात्पर्य का अक्षरशः समानता नहीं है। विशेष कार्यों के लिए यदि विशेष पुरस्कार का प्रावधान ना हो तो समाज महान कलाकृतियों, वैज्ञानिक खोजों और सुंदर विचारों से वंचित हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब इनका ये है कि समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी के लिए, अब मान लीजिए पीएचडी की डिग्री है, ठीक है ना, पीएचडी की डिग्री है तो यह क्या सभी को दे देना चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए पीएचडी की डिग्री? नहीं, पीएचडी की डिग्री उसको मिलनी चाहिए जो इसके लिए क्या हो, योग्य हो। ठीक है, योग्य व्यक्ति को, वैध व्यक्ति को, वैध का मतलब है जो उसके अनुकूल हो, योग्य व्यक्ति को इसकी डिग्री मिलनी चाहिए ना। तो अब ये कहा जाए कि भाई एक तरीके से देखा जाए तो ये समानता नहीं हुई कि कुछ लोगों को पीएचडी की डिग्री मिली हुई है तो वो अपने नाम के आगे क्या लगा रहे हैं, डॉक्टर, और सभी लोग नहीं लगाते हैं। मान लीजिए एक अनिल है और दूसरे एक डॉक्टर अनिल हैं, तो भाई उन डॉक्टर अनिल हैं, ज़रूर समाज में थोड़ा सा उनको एक दूसरे स्तर से देखा जाएगा, अनिल है तो उनको सामान्य तरीके से देखा जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, तो चूँकि देखेंगे तो ये भी एक समानता का वो है कि भाई इन्होंने क्यों यह उपाधि लगा ली है और इन्होंने नहीं लगाई है, सबको लगाना चाहिए। तो ये तो एक विशेषाधिकार इस टाइप से है कि इसी को क्या कह रहे हैं ये, कि पुरस्कार का सिद्धांत है, समानता का पुरस्कार का सिद्धांत। समानता का मतलब ये नहीं है कि जो है विशेष कार्य के लिए कुछ, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो क्या है,
जो एक विकास का डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वह डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए तो चाहे तो ये भी मेहनत करें और ये भी यहाँ पहुँच सकते हैं जैसे इन्होंने पहुँचे हुए हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है। फिर कह रहा है इसलिए दक्षता और योग्यता के आधार पर पुरस्कार के सिद्धांत को समानता के विचार के साथ कोई विरोध नहीं है। ठीक है, तो यानी कि देखा जाए पुरस्कार के सिद्धांत का कोई विरोध नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, समझने वाले प्रश्न हैं ये सब। अगला देखिएगा 90वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दर्शन आर्थिक समानता को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है। राजनीतिक दर्शन आर्थिक समानता को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है। उदारवाद है, राजकतावाद है, मार्क्सवाद, सर्वाधिकारवाद। दोस्तों तो यहाँ पर आर्थिक समानता को जो है स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मानने वाला कौन सा, इसमें सीधे सीधे मार्क्सवाद समझ में आ रहा है। ठीक है, मार्क्सवाद जो बात करता है इनका आधार आर्थिक होता है, यह आर्थिक समानता की बात करते हैं। ठीक है ना, यानी कि वर्गों में जो बटा हुआ है समाज, ये वर्ग नहीं होने चाहिए, सभी को समान होना चाहिए। जो आर्थिक जो भी वस्तुएं हैं उन पर सभी का समान जो है अधिकार होना चाहिए। देखिएगा मार्क्सवाद में श्रमिक व वंचित वर्ग का स्वतंत्र नहीं है, मार्क्सवाद में श्रमिक व वंचित वर्गों को स्वतंत्र नहीं बल्कि परतंत्र माना गया है। ठीक है, क्योंकि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व पूंजीपति वर्ग के पास रहता है। आर्थिक समानता के बिना स्वतंत्रता कपोल कल्पना है और आर्थिक समानता तभी प्राप्त की जा सकती है जब उत्पादन के साधनों पर क्या होगा, नियंत्रण शोषित वर्गों के हाथों में आ जाए। यानी कि एक तरीके से कहा जाए शोषित वर्ग कौन है, वही जो कमज़ोर वर्ग है या कह लें कि जो मजदूर वर्ग है, जो कार्य करता है। ठीक, अगला देखिएगा छोटा करेंगे इसको। 91वां प्रश्न है, कथन 1 है, कथन 2 है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिएगा कह रहा है समानता का अर्थ है कि किसी भी प्रकार की विशेष सुविधा समाप्त कर दी जानी चाहिए। सही बात है कि किसी प्रकार की सुविधाओं को समाप्त कर दी जानी चाहिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो, समानता का अर्थ ये बिल्कुल ठीक है, तो ये राइट है कि विशेषाधिकारों या विशेष सुविधाओं की समाप्ति। ठीक है, तो पहला तो राइट हो गया। दूसरा क्या है, मनुष्य और मनुष्य के मध्य कोई विभेद नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। मनुष्य और मनुष्य के मध्य कोई भेद नहीं। जैसे कि सिंपल सा उदाहरण समझेंगे कि वो एक कोई बहुत अच्छा होटल है। ठीक है, एक कोई बहुत अच्छा क्या है, होटल है। इस होटल में अगर ये कर दिया जाए कि जो व्यक्ति केवल पैंट शर्ट पहन के आएगा वही केवल इसके अंदर जा सकता है और जो व्यक्ति धोती कुर्ता पहन के आएगा वह इसके अंदर नहीं जा सकता है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ मनुष्य और मनुष्य के बीच में क्या विभेद हो गया। तो ये समानता नहीं है। समानता के लिए क्या जरूरी है कि इनके मध्य में विभेद नहीं होना चाहिए, मतलब धोती कुर्ता वाला भी अंदर जाएगा और पैंट शर्ट वाला भी अंदर जाएगा, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो पहला यहाँ से वेरी हो जा रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, समानता कहता है विशेष प्रकार के विशेष सुविधाओं को समाप्त कर दी जानी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई मंदिर है, ठीक है, कोई मंदिर है, अब उस मंदिर में 2 लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, 2 लाइनें लगी हुई हैं, एक में सब जनता भरी हुई है और एक लाइन में बस केवल कुछ लोग जा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं यह 20,000 का टिकट ले रहे हैं और यहाँ वाले सब फ्री में जा रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये विशेष सुविधा हो गई और यह जो है नॉर्मल सुविधा है। तो हालांकि ऐसा होता है, ये तो एक अलग की बात है। तो वहाँ पर देखा जाए तो वह समानता के अर्थ में यह गलत हो जाएगा। या अगर कहें तो अब इसमें थोड़ा विवाद भी है, जैसे कि कहें तो यहाँ पर ये ठीक भी है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति के पास टाइम नहीं है, पैसा होगा तो वह ये सुविधा लेकर के यहाँ चला जा रहा है। यहाँ पर व्यक्ति अगर मतलब टाइम है उनके पास और पैसा नहीं है तो वो यहाँ पर कर रहा है। एक तरीके से देखा जाए कहते हैं कि जैसे विशेषाधिकार का मतलब यही है कुल मिलाकर, मतलब ये विशेषाधिकार क्या है वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि विशेष सुविधाओं का मतलब यही है कि जैसे किसी को समान जो चीज़ें हो रही हैं जो असमान तरीके से उसको करवाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये 2 बातें हैं, तो अब ये क्यों जा रहे हैं इतना पैसा देकर के, ये अलग चीज़ है। या इनको VIP जो है छूट मिल रही है, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, अब जैसे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो भाई वो इधर ही से जाएंगे, VIP लाइन से ही जाएंगे। कारण क्या है, तो उसका कारण कुछ भी हो सकता है, मतलब कारण कुछ भी। कारण तो एक तो सबसे बड़ा कारण होता है सिक्योरिटी,
मतलब उनकी सिक्योरिटी सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि देश के बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं वो, तो सिक्योरिटी सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण होता है कि चूँकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। टाइम की बात है कि भाई उनके पास टाइम थोड़ी ना है कि वो लाइन में लगेंगे और सुबह से शाम तक लाइन लगा करके, भाई टाइम थोड़ी ना है, उनको देश संभालना है, देश की चीज़ों को करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर विशेषाधिकार है भी नहीं भी, तो ये मैंने समझाने के लिए बताया हालांकि कि मतलब विशेषाधिकार का क्या मतलब है, ये चीज़ हो गई। या अब एक अलग उदाहरण दे दें, नहीं तो आप गलत समझिएगा इसका। जैसे है कोई एक शॉप है, ठीक है, एक शॉप है, उस शॉप में क्या है कि एक लोगों को क्या है 10 रुपये का सामान मिल रहा है, एक लोगों को क्या है सभी लोगों को 2 रुपये का सामान मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दे रहा है कि कुछ लोगों को 10 रुपये का वही सामान मिला, कुछ लोगों को 2 रुपये का। तो यहाँ पर क्या है, यह विशेषाधिकार मिल रहा है कुछ लोगों को कि 2 रुपये की छूट मिल रही है। लेकिन यह विशेषाधिकार क्यों है, किस कारण से है, इसके पीछे का भी कारण है, ठीक है। कुछ विशेष परिस्थितियों में हो सकता है ये सुविधा दी जा रही हो तो वो सही भी होता है, लेकिन जब मतलब समान परिस्थितियां हो और समान चीज़ें हो रही हो तब वहाँ विशेष सुविधा गलत हो जाती है। कुल मिला कहने का मतलब ये है। अभी आप इसको समझेंगे, बहुत इसमें खिचड़ी है ठीक है। तो ए और दोनों बिल्कुल ठीक है। और जैसे हम लोग यहाँ पर थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो थ्योरेटिकल तरीके से समझिएगा, इसको ज़्यादा प्रैक्टिकली समझने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों ठीक है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ए राइट हो जाएगा कुल मिला के। बात समझ रहे हैं? चलिए देखिएगा, सभी प्रकार के विशेषाधिकारों को समाप्त कर देना ही समानता का उद्देश्य है। देखिए थ्योरेटिकल बात है भाई, ठीक है, थ्योरी की बात करिए केवल। जब समान विशेषाधिकार का अंत कर दिया जाएगा तब ऊंच नीच धन निर्धन का कोई भेद नहीं रह जाता है। ऐसा समाज को समानता के आधारित समाज कहते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है उसका क्या कहते हैं उसका उत्तर। तो ये था दोस्तों आज का 30 प्रश्न, और हम लोग स्वतंत्रता और समानता का चैप्टर लगा रहे हैं और इसको ऐसे ही लगाते चलेंगे, समझते चलिए। जो ज़रूरी होता है उसकी व्याख्या मैं करता हूँ। तो आप लोगों को वीडियो शायद अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज सभी को इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।